हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि ये एक कुंडली पूछी गई कि कैसे मैरिज पार्टनर फ्यूचर में रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उनका बहुत ही क्लियर था कि हमारे मैरिज पार्टनर क्या कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लगन कुंडली को अगर हम समझने की कोशिश करें तो लगन कुंडली के अंदर 4 नंबर से एक लगन उदित हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले भाव में 4 नंबर की राशि आई। जब हम एग्जैक्टली लगन की बात करेंगे तो वो आएगा 17 डिग्री पे अश्लेषा नक्षत्र, यानी कि बुध देव का यहाँ पे कहीं ना कहीं नक्षत्र हासिल हुआ। अब अश्लेषा जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक सर्प से कनेक्टेड है। ठीक है, जो वो नक्षत्र आप उसके बारे में पढ़ोगे तो वहां पे वो आएगा, कहीं ना कहीं उसका संबंध है सर्प के साथ। अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पोटेंशियल भी रखता है और एक नेगेटिव पोटेंशियल भी रखता है। पॉजिटिव पोटेंशियल किस सेंस में और नेगेटिव पोटेंशियल किस सेंस में? अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो होते हैं बुधदेव। बुद्ध यानी कि बुद्धि, और बुद्धि दोनों ही सेंस में चल सकती है। पॉजिटिव में चलना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एफर्ट्स दिखा सकती है, नेगेटिव होना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बुद्ध का जो एक नेचर है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सोचने के ढंग के स्वामी हो रहे हैं बुद्ध, और बुद्ध अपने आप में थोड़े से हो रहे हैं वक्री। वक्री प्रभाव करने से क्या है, आपके अंदर चेष्टा बल नेचुरली डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपके जो सोचने का ढंग है वो कई बार बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि एक तो बुध का संबंध आ रहा है, ठीक है, जो कि पहले भाव में दिशा बली होते हैं। इसलिए आपका लगन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रेंथ के साथ तो कहेंगे। साथ ही साथ उनको सूर्य का संबंध मिला हुआ है। ठीक है, सूर्य बुध का बोधादित्य योग कहा जाएगा। अब योग जब हम पढ़ते हैं तो दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बुध जिनसे भी योग बनाएगा वो 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्डशिप के आधार पे योग बनेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध जब इनसे बनेगा तो 2nd हाउस ऑफ वेल्थ जो है उसको लेकर भी ये संबंध स्थापित होगा। इसका मतलब है इस कुंडली के अंदर एक तो आपका जो नज़रिया रहने वाला है या आपका जो बल रहेगा वो 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन से आएगा। नेचुरल पोटेंशियल आपके अंदर है, नेचुरली आपके अंदर साहस और पराक्रम भी है, और आपके अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को सह जाने की कैपेसिटी भी है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस के भी स्वामी खुद बुध है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि व्यक्ति को एक पोटेंशियल के साथ भेजा गया है। ठीक है, पोटेंशियल किन चीज़ों का है? सबसे पहले है साहस पराक्रम का, किसी भी तरीके की मानसिक चुनौतियों को, परेशानियों को बियर कर सकने का। देन कहीं ना कहीं वेल्थ मेकिंग 2nd हाउस के स्वामी के साथ संबंध बना के दिया गया है, प्लस राहु को भी जोड़ दिया गया है। राहु को जोड़ने के कारण व्यक्ति के अंदर बहुत सारे थॉट्स डेवलप होते हैं, बहुत ही डिजायरफुल पर्सन्स ऐसे लोग हुआ करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इस योग को समझ में आता है कि हाँ, ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हार्ड अर्निंग वेल्थ को डेवलप करने के लिए। कुछ हद तक विदेश का भी संबंध इसमें हो सकता है, खर्चों का भी संबंध हो सकता है। साथ ही साथ आपका 2nd हाउस वेल्थ क्रिएशन और राहु दोनों को प्रभावित कर रहा है। राहु का यहाँ पे बुध को प्रभावित करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। रीजन समझते चलिए। रीजन ये कि सूर्य और राहु का संबंध आपस में बन रहा है और बुध आपके सोचने का ढंग है। तो कहीं ना कहीं पिता का प्रभाव भी सोचने के ढंग पे कुछ हद तक आ रहा है, लेकिन राहु की मौजूदगी होने के कारण हो सकता है थोड़ा सा फ्रिक्शन डेवलप करे, थोड़ा सा फ्रिक्शन डेवलप करे पिता के थॉट के साथ। दूसरा, अब हमारा मेन कंसिडरेशन क्वेश्चन जो था वो है रिगार्डिंग द मैरिज। तो मैरिज के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे 7th हाउस 8th हाउस को, और साथ साथ ये देखेंगे कि क्या यहाँ मैरिज होनी है या नहीं होनी। सबसे पहली कंडीशन तो ये उठती है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा जहाँ पे मैरिजेस नहीं हुई हैं, 2-4 कुंडली आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो शुक्र रहने वाले हैं वो पापकत्री के बीच में फंस जाया करते हैं। ठीक है, शुक्र पापकत्री के बीच में फंसे हुए दिखते हैं तो मैरिज या तो कुछ जगहों पे डिनाई हुई है और कुछ जगह पे मैरिज हुई है। यहाँ पे शुक्र का कोई पापकत्री फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो श्योर हो सकते हैं कि हाँ, मैरिज से कनेक्टेड कोई एक कर्मा होगा। दूसरी चीज़ आइए 7th हाउस की कंडीशन को रीड करते हैं। 7th हाउस में केतु का बैठना, इसका मतलब है जहाँ पे कोई एक प्रोमिनेंट कर्मा पास्ट बर्थ का कनेक्टेड है जो कि आपको पे ऑफ करना है, क्योंकि केतु का कनेक्शन आ रहा है। और हम ऐसा मानते हैं कुंडली में जिस भाव में भी केतु विद्यमान होंगे उस पर्टिकुलर भाव की चीज़ों को हमने पिछले जन्म में खूब भोगा हुआ है, इसलिए उस जन्म में उस भाव में केतु आके कहते हैं कि इस वाली चीज़ को हमें कम करना है। क्लियर कट। यहाँ पे अगर केतु बैठे हुए हैं इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि के ऊपर केतु का प्रभाव है और शनि खुद वहाँ बैठे हुए हैं। एक तरीका ये है। दूसरी चीज़ अब हम देखना शुरू करते हैं। जब सबसे पहले मैरिज का क्वेश्चन हो तो हाउस की स्ट्रेंथ चेक करिए। हाउस की स्ट्रेंथ है 6.4 और उसका हैप्पीनेस देने की स्ट्रेंथ है 6.1।
मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो होती है 7 की मिनिमम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैरिज तो हो रही है, थोड़ा सा उसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही हैं, जहाँ पर भी कुछ इसके कंपेयर में कम है तो थोड़ा सा कम रहेगा। इसका मतलब है कि भाव जो है अपने आप में वो चीज़ों को मेंटेन करने सस्टेन करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल करेगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आपका ये जो भाव है 7th हाउस, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है, इसलिए वो उसको मेंटेन करने और सस्टेन करने के लिए अपने आप में एक स्ट्रगल दिखाने वाला है। दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये 4 नंबर से लगन है, इसका मतलब है इनको अपने पार्टनर के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर भी कर्म करना है। इसके साथ साथ उनका गेन्स जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए कि इस पर्टिकुलर हाउस के जो लॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले आप जैसे ही खोलोगे आप बोलोगे अरे शनि तो नीच हो गया, ठीक है, मान लिया शनि नीच हो गया। अभी ये शनि गुरु के साथ बैठा है। अब देखें, गुरु छठे भाव का भी स्वामी है और गुरु 9वें भाव का भी स्वामी है। इसका मतलब है व्यक्ति का जो विवाह है और साझेदारियां हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एक पास्ट का कर्मा कनेक्टेड है। यहाँ से देखेंगे तो 10वां एज वेल एज भाग्य भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो शनि को गुरु की तरफ से तो शुभता मिलेगी, नंबर 1, ठीक है। अभी मान के चलते हैं शनि नीच का है, नो डाउट, ठीक है। शनि के साथ चंद्रमा का भी योग बन रहा है, तो इसका मतलब क्या बना। सबसे पहले अब मैं योग समझा रहा हूँ, योग को समझने के बाद हम फाइनल डिसीजन करेंगे गुड या बैड। शनि के साथ गुरु का संबंध है, शनि नीच राशिस्थ है और गुरु से संबंध बना रहे हैं। पहली कंडीशन, 6th लॉर्ड भी है और साथ साथ 9th लॉर्ड भी है। शनि केंद्र का स्वामी भी है एज वेल एज 8th हाउस का स्वामी भी है, ठीक है, कोई दो राय नहीं। इसका मतलब साफ है, एक संबंध जो बनेगा वो बनेगा छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव के स्वामी के साथ, जो कि कुछ परेशानियों को दिखाता है। मे बी ये परेशानी इस समय आपके फादर फेस कर रहे हो, मे बी, ठीक है। नंबर 1, ये इन दो भाव के स्वामियों का संबंध है जो कि अपने आप में सॉर्ट ऑफ षष्टक प्रबंध, या ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं छठे और 8वें के स्वामियों का संबंध है जो कि कुछ चुनौतियां शुरुआत में दिखाएगा। प्लस ये एक राजयोग है, ये एक राजयोग है जो कि इसलिए बनेगा क्योंकि 7th हाउस के स्वामी का संबंध आपके 9th हाउस के स्वामी के साथ बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग जो कि 10वें भाव में बन रहा है। इसीलिए जिंदगी के लेटर एजेस में आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके बाद आपको किसी तरीके का कोई एक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपके भाग्य से होनी है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। चंद्रमा यहाँ पे आ गए हैं तो हेल्थ को थोड़ा सा यहाँ पे हमें संभालना पड़ेगा। क्यों संभालना पड़ेगा, एक तो हेल्थ के साथ गुरु का संबंध जुड़ रहा है जो कि छठे भाव के स्वामी है, ठीक है। शत्रुओं को पराजित करने के लिए तो ये कुंडली अच्छी कही जा सकती है, लेकिन खुद की हेल्थ के लिए चुनौतियां दे सकती है, तो हेल्थ पे ध्यान देना होगा। दूसरी चीज है कि चंद्रमा के साथ संबंध यानी कि 1st हाउस के लॉर्ड का संबंध बन रहा है 9th हाउस लॉर्ड के साथ, अगेन एक राज्य हो गया जो कि 10वें घर में आ रहा है, यानी कि कुल मिला के कुंडली कहाँ जा रही है, स्टेटस राइज पे। अभी हम दुखी हैं इस बात को लेकर कि शनि जो है वो नीच राशि है। अब जरा छोटी छोटी चीज़ों को समझिएगा। पहली चीज़ तो ये है, शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 7th हाउस के ऊपर, इसलिए आपका प्रोफेशन का साइड किसी वजह से बलवान होने वाला है जो कि आपको आपके मैरिज वाले साइड में थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आएगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना। यहाँ पे शनि पहले नीच राशि और दृष्टि भी दे रहे हैं, केतु को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके स्टेटस में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपको प्रोफेशन में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और थोड़ा सा उसका असर फैमिली लाइफ पे पड़ रहा है। अब ये देख लेते हैं कि शनि कितने नीच पड़ गए। शनि अगर नीच पड़ भी रहे हैं तो उनसे प्लस चंद्रमा से प्लस लगन से जहाँ वो नीच बैठे हैं उसका स्वामी कहाँ आ गया, केंद्र में आ गया। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो ये शनि जो मैरिज के अंदर परेशानियां दिखाएगा शुरुआत में, वो आपको आगे जाके नीच भंग राजयोग बना देगा, नंबर 1। नंबर 2, इस शनि का 10th हाउस में बैठने का मतलब है जिंदगी में एक या दो बार आपके स्टेटस को सडन राइज आएगा और सडन डाउनफॉल आएगा। अचानक से कुछ चीजें चलते हुए बढ़ेंगी और एक बार अचानक से वो गिरेंगी, ये फॉर्मेशन आएगा। लेकिन हम इसको फिर भी किस तरीके से देखेंगे, ये केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण और दो केंद्र, इनके बीच में बनने वाला एक महान राज्य हो गया जिसको आपको भोगना है। आपकी जो दशाएं हैं वो शुरुआत हुई केतु से, शुक्र से, जो कि बहुत अच्छे फल देने में तो नहीं सक्षम। सूर्य के बाद आप आएंगे चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा, गुरु की दशा, जो कि सारी पॉजिटिव है। तो जिंदगी एक समय तक स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ेगी, ये पहली कंडीशन। ऊपर ऊपर से आपके लगन का एनालिसिस। अब आ जाइए मैरिज को लेकर और इनके कंफर्मेशन करते हैं। जैसे ये फॉर्मेशन आया है तो इस व्यक्ति का ऐसा क्या रीजन है कि इनको ये लगन मिला और कर्मा टुवर्ड्स द मैरिज और साथ साथ उनकी फैमिली पे मिला। अब ये चार्ट को देखिए, एक बात और क्लियर कर देता हूँ। आपने प्लेस बेगम पल्ले दिया है, बट क्योंकि मुझे वो लोकेट नहीं हुआ, मैंने चार्ट को हैदराबाद की ओर से बनाया है।
जो भी ड्यूरेशंस होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दशा की तो बात ही नहीं कर रहा, थोड़ा सा आगे पीछे चले जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला। मोटा मोटा जो हम योग रीड कर रहे हैं वो यही रहेंगे, क्लियर कट। अब देखिए, जब हम इस चार्ट में आते हैं पास्ट बर्थ के लिए, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि व्यक्ति ने बहुत कर्म किया है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, बहुत कर्म आपने पिछले जन्म में अपने पार्टनर के साथ किया हुआ है, अत्यधिक कर्म कर दिया है, जितना वहाँ नहीं भी होना था उतना आपने वहाँ पे कर रखा है, एक चीज़ तो क्लियर है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि केतु का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उस समय भाग्य के साथ कनेक्ट हुआ रहा है, और सूर्य और जो शुक्र है उनका फॉर्मेशन आपके लिए कनेक्ट रहा है किसी तरीके से लाभ के साथ, ठीक है। गुरु और मंगल का फॉर्मेशन भी कनेक्टेड रहा है। तो पास्ट बर्थ की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इसका तो रीज़न हमें समझ में आ रहा है कि हमने एक बहुत कुछ कर्म वहाँ पे किए हुए हैं, इसलिए अब वो वहाँ पे उतने ज़्यादा कर्म को नहीं दे रहे, उतने ज़्यादा कर्म को टुवर्ड्स द मैरिज नहीं दे रहे। अब देखिए, ये आपकी नवांश कुंडली, नवांश कुंडली को जैसे ही हमने उठाया तो हमने कहा इस लगन की तुलना में ये नवांश कहाँ चला गया, संघर्ष में चला गया। तो इसका पहला मतलब तो ये हुआ, मैरिज हुई है भी या नहीं भी हुई है तो भी आपकी ज़िंदगी में एक सॉर्ट ऑफ संघर्ष तो चला ही आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नवांश में जो थॉट प्रोसेस आ रही है, जो लगन क्रिएट हो रहा है, वो आपके जन्म लगन का कहाँ से आ रहा है, छठे भाव से आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी शुरुआत से ही किसी न किसी रूप में संघर्ष से निकल के आ रही है। अब इसको कैसे रीड करना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? देखिए, पहली कंडीशन तो यह है क्योंकि संघर्ष का शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो आपके लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर यहाँ पे देखूं कि ये गुरुदेव की राशि है, इसका मतलब है कि जो देवों से भी बड़े गुरु हैं उनके, वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी करना चाहते हैं। संघर्ष तो देंगे, लेकिन कैसा संघर्ष है, मित्र संघर्ष है ना, यहाँ से यहाँ पे क्या है, ये मित्र षडाष्टक है, ठीक है। तो गुरु के कारण आपको भविष्य में आगे जाके एक पर्सनल राइज मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं बनती। तो इस फॉर्मेशन की वजह से ये चीज़ यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो जो संघर्ष हो रहा है वो आपको ज़िंदगी में काफ़ी तरक्कियाँ देने का प्रयास करेगा, नो डाउट, ठीक है। अब इस पे आगे, अगेन सूर्य राहु के संबंध ने अपने आप को रिपीट किया, इसका मतलब क्या हो गया, फादर के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहाँ पे रह सकते हैं। रीजन इज, कारक जो है वो प्रभावित हो रहा है और नवम प्रभावित हो रहा है। अब इसमें दूसरा एक और केस हो सकता है, क्या, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, प्लस फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य प्रभावित हो रहा है। तो मैं को ये कह सकता हूँ कि आपको अपने हेल्थ पे भी थोड़ा सा कुछ चुनौतियाँ महसूस होती होंगी, मोटा मोटा एक लेवल पे, क्योंकि सूर्य कारक है और राहु से प्रभावित कर रहा है, तो आपके अपने हेल्थ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होंगी, कुछ फादर के साथ भी संभावनाएं दिखती हैं। यहाँ पे ये चीज़ फिर से रिपीट होती है। मंगल यहाँ भी आपके फोर्थ हाउस में है, यहाँ भी आपका फोर्थ हाउस में कनेक्ट हो रहा है, एक तरीके से हम कहते हैं भाव वर्ग उत्तम स्थिति है। ये मंगल का फॉर्मेशन दिखाता है एंगर और एग्रेशन आपके अंदर किसी न किसी बात को लेकर बना रहता है, एंगर और एग्रेशन आपके अंदर किसी बात का बना रहता है। इसका आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि आप अदर रिलीजन में आते हो, वहाँ पे हिंदू वाले जो कंसेप्ट है वो उपाय काम नहीं करेंगे, तो आप वहाँ से उनसे टच करके पता करिए कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि मंगल यानी गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, पैशन जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, एक चीज़। दूसरा फॉर्मेशन, केतु और चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे 7th के ऊपर बन रहा है, ठीक है। देखिए, केंद्र में सूर्य का यहाँ पे आना, ये फॉर्मेशन है कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप थोड़ा सा भी टच करोगे आप उसमें बहुत अच्छा काम करने लगोगे, ध्यान रखना। राहु की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, लेकिन वो आपकी नेचुरल कैपेसिटी होगी। मंगल के यहाँ बैठने के कारण कहीं ना कहीं ये रोग की सिचुएशन, नींद की सिचुएशनों को प्रभावित करता है, इसलिए मंगल को कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, चंद्रमा और केतु का जो फॉर्मेशन है ये एक तरीके से मानसिक या फिर इमोशनल साइड से अटैचमेंट डिटैचमेंट का खेल करता है, अटैच भी करता है बेहतरीन तरीके से इमोशनली और डिटैच भी करता है। तो ये वाली एक परेशानी जो है ये आपको पार्टनरशिप के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स के साथ आपको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। कौन सी चीज़, चंद्रमा और केतु, जिसे हम कहते हैं ग्रहण योग। मन में कई बार बहुत पॉजिटिव ख्याल आएंगे, केतु जिसको टच कर दे उसकी पूरी ताकत बढ़ा देगा, तो वो वाला रूल है। इस वजह से ये चीज़ आपका जो एक फैक्टर है इमोशनल साइड का, कभी एकदम पीक हाई होता है, कभी एकदम पीक लो होता है, इसे आपको धीरे धीरे करके मेडिटेट करके अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो प्रॉब्लम आपकी है इमोशनल राइज करने की और डाउन होने की, ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है आगे फ्रेंड सर्कल्स में भी, मैरिजेस में भी, प्रोफेशन के अंदर भी। तो ये मेजर फैक्टर है। अब आपने क्वेश्चन ये किया कि पार्टनर कैसा रह सकता है, पार्टनर के रहने की संभावना क्या है, आपका धन कारक जो है वो भी बुध है, यहाँ पे राशि भी बुध की आती है, तो वो एक थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, बच्चे जैसा नेचर बोल लूँ या बहुत ही जॉयफुल नेचर बोल लूँ। पॉसिबल है कि वो किसी तरीके की कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, व्यापारी वर्ग से भी हो सकते हैं, अन्यथा किसी तरीके के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए वर्क्स के साथ, सेल्स के साथ, ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन जो आ रहा है वो आ रहा है मर्क्यूरी से कनेक्ट होकर आ रहा है। तो आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़े से चुलबुले नेचर में आ सकते हैं, आप
यहाँ पे अपने पार्टनर के अंदर क्या चेक करना चाह रहे हो, आप चेक करना चाह रहे हो प्रैक्टिकल कितना है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के काफ़ी संघर्षों से निकलते हुए नजर आ रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को प्रैक्टिकल पार्टनर के तौर पे देखना चाह रहे हो। यहाँ पे जो पार्टनर दिखाई दे रहा है, जो मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा एक इस नेचर का आ रहा है जो बेसिकली सेल्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं। इसमें ड्युअलिटीज़ होती है, दोनों तरह के नेचर को, बिहेवियर को मेंटेन करने का। अब क्योंकि शनि का संबंध, इस राशि का संबंध आ रहा है आपके 4th हाउस से, तो हम ये कह सकते हैं जरूर कि कुछ ना कुछ ऐसे वजह होंगी जिसमें कि आपको लगेगा उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर एक ड्राइनेस सी है मैरिज के अंदर। लेकिन जिस तरीके से इसमें योग बन रहे हैं, ये कंप्लीट चार्ट फॉर्मेशन जो है वो आपको राइज कराना चाहता है। अभी तक मैंने कहा था शनि यहाँ पे नीच राशिस्थ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, नवांश में जाके यही शनि आपका उच्च हो जाता है। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। कोई जरूरत नहीं पड़ती कि मंगल यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा, उसको दूसरे का साथ है कि नहीं। ये कुंडली सीधे सीधे दर्शाती है कि नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में काम करेगा। हो सकता है जिंदगी में 36 की एज के बाद, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 36वें साल की उम्र पूरे होने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अचानक कुछ ऐसे सिचुएशंस राइज कर जाएं जो कि आपको वेल्थ मेकिंग और किसी बड़े पोस्ट मेकिंग्स की तरफ ले जाना शुरू कर दें, ठीक है। तो ओवरऑल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, 7th हाउस के अंदर कर्मास लिमिट में आए हैं, पहली चीज, यानी कि संबंध होंगे। भाव बल में कमी होने के कारण कुछ चुनौतियां भी होंगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुंडली अपने आप को एक तरफ से राइज कराना चाहती है। बहुत आपने पास्ट बर्थ में सेवा वहां की है, अब आपको वो जन सेवा कराना चाहता है। 10th हाउस में चंद्रमा का संबंध है, शनि का संबंध है, कर्म का संबंध भी वही है, मन का संबंध भी वही है, और गुरु के आशीर्वाद का संबंध भी वहीं पर है, और मन को मंगल पूरी पॉजिटिविटी दिख रहा है। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक साइड से बात करूं तो आपका फ्यूचर आगे जाके कहीं ना कहीं अपने आप को आफ्टर मैरिज इस तरीके से क्रिएट करेगा जो कि आपको एक स्टेटस और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ाने लग जाएगा। सिर्फ ये एक फैक्टर है जो आपको डिस्टर्ब करता है। बाहर ज़्यादा इमोशनल होकर आप इन चीज़ों से कनेक्ट होते हो, कभी पूरा अटैच होते हो, कभी पूरा डिटैच होते हो। ये दोनों ही स्टेट आपके माइंड के लिए आपको डिस्टर्ब करती है, इसलिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करो। चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे केतु से है, जो कि दर्शाता है कभी या तो तीव्र इच्छाओं का होना या फिर बिना इच्छाओं का होना। पॉजिटिविटी आपके अंदर पता है क्या है, अश्विनी नक्षत्र होने के कारण आप में हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप जिनके साथ भी जुड़ोगे उन सभी को हील आउट कर सकते हो। आपकी अपनी जिंदगी बहुत परेशानियों से चल रही होंगी, लेकिन आप जिसके साथ बैठ जाते होगे, जो आपसे बात करके चला जाता होगा, वो अपने आप में सुकून महसूस कर लेता होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र से है, जो कि एक अच्छा हीलर बनाता है। लगन का संबंध और सूर्य का संबंध दोनों ही कहीं ना कहीं बुध के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रोज एक साहस और पराक्रम और मानसिक चुनौतियों को झेलने की क्षमता को लेकर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये गॉड गिफ्टेड है आपके पास ये कैपेसिटी, इसका मतलब है आपके चार्ट को किसी बड़े मकसद से क्रिएट किया गया है। घती लगन जो कि ख्याति दिखाता है, होरा लगन जो कि वेल्थ दिखाता है, वो सब कुछ आपके चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग है। इसलिए इनिशियली अगर एक स्ट्रेंथ देखी जाए चार्ट में तो केंद्र बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन आगे जाके आपको अपने दम पर आपकी ज़िंदगी एक बड़े पद को किसी ना किसी तरीके से राइज कराने की कोशिश करती हुई नजर आती है। तो ये था आपका ओवरऑल कंडीशन। आप मिथुन राशि या मिथुन लगन के बारे में पढ़िएगा, उसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे वो चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैरिज का फाइनल टच क्रिएट कर दूं, ये जो लगन बन रहा है 9 नंबर से बन रहा है, स्वामी हो रहे हैं गुरु, अष्टम में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि विवाह में सुख में भी देरी बोल सकता हूँ, वैवाहिक सुख में देरी बोल सकता हूँ। मैरिज जल्दी हो जाए तो भी देर से हैप्पीनेस, या फिर ये बोलूँ यहाँ को देख के मुझे लगता है कि मैरिज थोड़ा सा डिले करना ही अच्छी बात है। दोनों ही कंडीशन में जुपिटर क्योंकि उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से देर से जाके खुशियां वहां पे आपको महसूस होंगी और आपको एक पर्टिकुलर राइज भी देंगी, जिसके साथ साथ आपकी मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस डेवलप होगी। जो जो आपको पॉइंट याद रखना है, चंद्रमा का, मंगल का, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपको, क्योंकि ये मन है आपका, उसमें गुस्से का भरना वो बार बार परेशान कर सकता है, और चंद्रमा इमोशनल ग्राउंड से उसका अप एंड डाउन होना, वो दो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बस इन दो चीज़ों पे कंट्रोल रखिए, बाकी आपके लाइफ के अंदर सारी चीज़ें एक तरीके से आपको डेवलप करने के लिए आएंगी, और जो आपके पार्टनर आएंगे वो आपकी लाइफ को एक नया बूस्ट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।